प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व के वीडियो में हमने संवैधानिक परंपराओं की चर्चा करी थी। अब हम इन चर्चाओं को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करते हैं मंत्रिमंडल से संबंधित परंपराएं क्या हैं। बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सदस्यों में से ही मंत्रिमंडल का गठन करता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, लॉर्ड सभा का नहीं। ये ध्यान देने योग्य बात है कि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, लॉर्ड सभा का नहीं। और लोकसभा और लॉर्ड सभा क्या है? ये ब्रिटिश संसद के दो अंग हैं, जिसमें निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है, हाउस ऑफ कॉमन्स, और उच्च सदन को हाउस ऑफ लॉर्ड्स या लॉर्ड सभा कहा जाता है। मंत्रिमंडल की कार्यवाही और निर्णय गुप्त रखे जाते हैं। मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात अगर एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसे पूरी सदन मंत्रिमंडल को ही त्याग पत्र देना पड़ता है। तो ये थे मंत्रिमंडल से संबंधित परंपराएं। नेक्स्ट हम आते हैं इसमें राष्ट्रमंडल से संबंधित परंपराएं। राष्ट्रमंडल के सम्मेलन का औपचारिक जो इनॉग्रल सेशन जो होता है, उद्घाटन जो होता है, वह राजा या रानी द्वारा किया जाता है या किया जाएगा। ये एक वहां पर परंपरा बनी हुई है। किसी भी उपनिवेश के संबंध में संसद तभी कानून बनाएगी जब उपनिवेश की ओर से कोई लिखित प्रार्थना प्राप्त हो। राष्ट्रमंडल संबंधी विषयों पर राजा अपने राष्ट्रमंडलीय मंत्री के परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा। तो ये हमने 4 तरह की परंपराओं के बारे में अभी चर्चा करी। तो इन चर्चाओं से ये स्पष्ट हो जाता है कि इंग्लैंड के संविधान में परंपराएं न केवल संख्या में बहुत ज़्यादा है, बल्कि उनका महत्व भी बहुत ज़्यादा है। तो अब हम ये देखते हैं कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि 1937 के क्राउन के मंत्री अधिनियम के पारित होने तक यहाँ पर कहीं भी कोई भी दस्तावेज लिखित रूप में उपलब्ध नहीं था। जो ज़्यादातर परंपराएं सम्राट और जनता के मध्य लंबे संघर्ष के फलस्वरूप स्थापित हो गई और इनके द्वारा ही कॉमन सभा सम्राट से धीरे धीरे शक्ति छीनने में सफल हो गई। मतलब धीरे धीरे क्या हुआ कि जो क्राउन है वो तो एक नाम मात्र का रह गया और सारी शक्तियां किसके पास आ गई? कॉमन सभा के पास में या हाउस ऑफ कॉमन के पास में आ गई। अब ये प्रश्न उठता है कि क्या मजबूरियां हैं कि ब्रिटिश संविधान आज भी इन परंपराओं का पालन करता है। और ब्रिटेन में आपको मैं बताना चाहूंगी कि परंपराओं का पालन आज भी उसी तरह से किया जाता है जिस तरह अमेरिका में संविधान के प्रावधानों का पालन किया जाता है। वहां पर परंपराएं कानून नहीं है, लेकिन उनका पालन उसी तरह क्यों किया जाता है? अलग अलग विद्वानों ने इस पर अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। या हम जैसे डाइसी के विचारों का उल्लेख करते हैं तो उनका कहना है कि परंपराएं और कानून एक दूसरे पर आश्रित हैं। यदि परंपराओं को तोड़ दिया जाएगा तो कानून व्यवस्था अपने आप टूट जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि ये मान लो संसद का अधिवेशन वर्ष में एक बार नहीं किया जाता है तो एक बार तो ये परंपराएं टूट जाएगी, लेकिन वास्तव में क्या होगा कि कानून भी टूट जाएगा। यदि प्रति वर्ष संसद का अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है तो इससे क्या होगा? कई तरह की कानूनी उलझन उत्पन्न हो जाएंगी। ना तो किसी तरह का बजट स्वीकृत हो पाएगा और ना ही सेवा संबंधी कानून का नवीनीकरण हो पाएगा। यदि संसद का अधिवेशन नहीं बुलाया गया तो कानूनी व्यवस्थाएं भंग हो जाएगी और अनऑथराइज्ड रूप से, अनधिकृत रूप से कानून क्या होगा कि अनधिकृत रूप से कानून का पालन नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात क्या है कि इसीलिए क्या होता है कि ब्रिटेन में कानून व्यवस्था का पालन भी, परंपराओं के पालन दोनों एक दूसरे के इक्वलेंट हैं, समानांतर हैं। क्योंकि यदि अगर ऐसा हुआ तो न केवल कानून टूटेगा बल्कि परंपराएं भी भंग हो जाएंगी। और ऐसे में क्या होता है कि मान लो जैसे स्पीकर है, यदि स्पीकर पहले भी मैंने आपको बताया था कि वो निर्विरोध चुना जाता है, निर्दलीय पार्टी से होता है वो। तो यदि स्पीकर अपने चुनाव के बाद अगर वो पार्टी पॉलिटिक्स में भाग लेना बंद नहीं करेगा तो इसके क्या होगा?
तो एक अलग तरह की राजनीति फैल जाएगी। इस तरह से डाइसी का मानना है कि जो परंपराएं हैं उनका पालन नहीं करने से कई तरह की कानूनी अड़चनें उत्पन्न हो जाएंगी। इसी संबंध में लावेल का मानना है कि वैधानिक परंपराओं का पालन इसलिए किया जाता है कि उन्हें लोकमत का समर्थन प्राप्त है। क्योंकि परंपराओं को जनता का आदर प्राप्त होता है, अतः उनकी प्रतिनिधि सरकार भी उनका आदर करती है। लास्की के अनुसार परंपराओं की पालना के उन्होंने 2 कारण बताए हैं, जैसे कि परंपराएं प्रचलित जो कंटेम्प्रेरी कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी है उसके अनुरूप हैं और ये उनके क्रियान्वयन में सहायक है। और दूसरा कारण ये कि सब राजनीतिक दल देश के सामाजिक व आर्थिक ढांचे की आधारभूत बातों के विषय में एकमत हैं और इस कारण उनसे संबंधित एक सी परंपराएं भी समान रूप से प्राप्त मान्य होती हैं। तो यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगी कि ब्रिटेन में परंपराओं का वही महत्व होता है जो किसी एक आलीशान मकान के निर्माण में, भवन के निर्माण में जो महत्व सीमेंट का होता है, उसी तरह से ब्रिटिश संविधान में परंपराओं का महत्व है। परंपराओं के बिना ब्रिटेन का संविधान एक निर्जीव शरीर के अलावा और कुछ भी नहीं है। परंपराओं के महत्व पर जोर डालते हुए फ्रीमैन ने लिखा था कि अब हमारे पास राजनीतिक नैतिकता की एक पूरी व्यवस्था है जिसमें कि आप परिनियम है, सामान्य विधियों के ऊपर किसी भी प्रश्न पर जो नहीं पाई जाती हैं, परंतु जो व्यवहार में ग्रेट चार्टर या पिटिशन ऑफ राइट्स में शामिल किसी भी सिद्धांत से कम पवित्र नहीं है। अर्थात जो उन ब्रिटिशर्स का मानना है कि हमारे जो लिखित संविधान के साथ साथ परंपराओं का अलिखित संविधान भी लगातार विकसित होता रहा है। ऐसा नहीं कि परंपराएं सड़ी गली परंपराएं, बल्कि वो समय के साथ साथ उनमें मॉडिफाइड होकर के वो कानून का रूप, कानून के साथ साथ चलने का प्रयास है। तो ये थी हमारे परंपराओं के महत्व के बारे में हमने चर्चा करी। अब है कि अंग्रेजी संविधान में या ब्रिटिश संविधान में परंपराओं का पालन क्यों किया जाता है। जैसे कि परंपराएं उपयोगी हैं, वो उनका मानना है कि परंपराएं उपयोगी हैं। क्यों उपयोगी हैं? क्योंकि परंपराएं निरंतर बनी हुई हैं, उनको तोड़ा नहीं जा सका और वो ब्रिटिश संविधान की नैतिकता का एक अंग बन गई हैं और उसके कारण ब्रिटेन में लोकतंत्र सुरक्षित रहता है, सरकारें अच्छी प्रकार से चल रही हैं। दूसरी बात आती है कि ब्रिटेन की जो परंपराएं हैं, ब्रिटिश संविधान की जो परंपराएं हैं, वह जन समर्थन पर आधारित हैं। इंग्लैंड की जनता ने कभी भी इसका विरोध नहीं किया, वो परंपराओं को हृदय से स्वीकार करती हैं और अगर परंपराओं का कहीं भी उल्लंघन हुआ तो वह इसको कानूनी रूप देने का प्रयास किया जाएगा। तो इस तरह से जो परंपराएं हैं वो जन समर्थन पर आधारित हैं। परंपराओं ने संविधान की कार्यप्रणाली को सुगम बनाया है। मतलब ब्रिटेन का संविधान में आप ये नहीं कह सकते कि ब्रिटेन के संविधान जो है वो समय रूप नहीं है या उसमें कोई परेशानी है, बल्कि वो समय के अनुरूप है। परंपराओं द्वारा कार्यपालिका का परंपराओं द्वारा कार्यपालिका का लोकतंत्रीकरण किया गया है। मतलब कि जो परंपराएं हैं उनमें धीरे धीरे राजतंत्र को कम करके और लोकतंत्र की तरफ आगे बढ़ा गया है। ऐसा नहीं है कि कोई भी सदन में किसी तरह की अधिनायक तंत्र या स्वेच्छा तंत्र की बात हो, बल्कि ये है कि दोनों ही जो सत्तारूढ़ दल है, चाहे वो विरोधी दल हो चाहे सत्तारूढ़ दल हो, उत्तरदायित्व से काम करते हैं। क्योंकि ये निश्चित है कि वहां पर अगर सत्तारूढ़ दल अपना विश्वास मत खो देता है तो विरोधी दल को सरकार बनाने का मौका मिलता है। परंपराएं सम्मान संहिता रखती हैं। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि कोड ऑफ परंपराएं कोड ऑफ ऑनर है। जैसा कि एक गेम हम खेलते हैं तो उस हिसाब से उसका नियमों का उल्लंघन होता है, तो उन नियमों का उल्लंघन करना असंवैधानिक माना जाता है और जिसे जनता भी जिसका विरोध करती है।
तो ऐसी स्थिति में ब्रिटेन के संविधान में हम ये मान सकते हैं कि परंपराओं का बहुत अधिक महत्व होता है। और ब्रिटेन का संविधान में परंपराओं की मान्यता केवल इसलिए नहीं होती कि उनकी कानून से संबंध है, बल्कि इसलिए भी होती है क्योंकि जनता उन्हें अपना पवित्र धरोहर मानती है। तो ब्रिटेन की परंपराओं, संवैधानिक परंपराओं के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये किसी पर थोपी हुई नहीं है, बल्कि ये तो एक तरह से अपनी परंपराओं का पालन करना ब्रिटिशर्स ने अपने जीवन में शामिल कर लिया है और उन लोग किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं करते हैं। तो ये ब्रिटिश जो संविधान है उसमें हम अमेरिका के संविधान से अगर हम कंपैरिजन करें तो उसमें ये मानते हैं कि ब्रिटेन की जो संविधान है वो अमेरिकी संविधान से कहीं भी अलग नहीं है या उससे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ हम इनकी कंपैरेटिव स्टडी में देखें, बियर्ड ने कहा कि अमेरिकी संविधान के अंतर्गत क्रांतिकारी परिवर्तन संशोधनों तथा अधिनियमों द्वारा नहीं हुए हैं, अपितु रीति रिवाजों और प्रथाओं से हुए हैं, जिससे संविधान की आत्मा बदल गई है। अब अमेरिकी संविधान में हम कुछ परंपराओं की चर्चा कर सकते हैं, जैसे राजनीतिक दल हैं, कैबिनेट प्रणाली का उत्पन्न होना है, सीनेट का शिष्टाचार है, राष्ट्रपति का चुनाव है या कार्यपालिका द्वारा किए गए समझौते आदि। तो ये माना जा सकता है कि कंपैरिजन करने में कि इंग्लैंड के संविधान में परंपराएं अधिक हैं, अमेरिका के संविधान में परंपराएं कम हैं। इंग्लैंड का संविधान का जो मूल स्रोत है वो परंपराएं हैं, जबकि अमेरिका के संविधान का मूल स्रोत लिखित संविधान है। और परंपराओं ने इंग्लैंड के संविधान को लचीला बना दिया है, जबकि जो अमेरिका का संविधान है वो जटिल प्रथाओं से घिरा हुआ है। और ब्रिटेन में अगर परंपराएं टूट जाती हैं तो वो उन पर गंभीर प्रतिक्रियाएं दिखाई देती हैं, लेकिन अमेरिका में परंपराओं को तोड़ने पर क्या होता है कि जनता की गंभीर प्रतिक्रिया न होकर जो सरकार की कार्यप्रणाली है वो थोड़ी कठिन हो सकती है। तो ये थे हमारे पास में कन्वेंशंस या संवैधानिक परंपराएं क्या हैं, संवैधानिक परंपराएं कितने प्रकार की हैं, संवैधानिक परंपराओं का क्या महत्व है और अमेरिका और ब्रिटेन की संवैधानिक परंपराओं में क्या अंतर है, इसको हमने थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास किया है। थैंक यू।